तो एमएसएमई का आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इंडिया में क्या सीन है। 2006 में एमएसएमईडी यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्ट लॉन्च हुआ था। इसके लिए पॉलिसी पैकेजेस बनाए गए थे जिसमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में 7.5% एमएसएमई के लिए किया गया है। किसका? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का, या COB यानी क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ एक्सपोजर बैलेंस शीट। ठीक है, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, ये इसके लिए सेट किया गया। इसमें से जिसका भी 7.5% ज़्यादा होगा वो रखा जाएगा। बैंक को क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है उससे पहले ये देख लीजिए कि ये जो चैप्टर है इसका नाम है GIB पेपर 2 में मॉड्यूल बी का चैप्टर 18 यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। डिस्क्लेमर दिया गया है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है। बैंक को 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अचीव करनी है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए, 10% एनुअल ग्रोथ अचीव करनी है माइक्रो इंटरप्राइज अकाउंट्स के लिए, और टोटल MSME सेक्टर में 60% टोटल लेंडिंग करनी है कम से कम। ठीक है, माइक्रो इंटरप्राइजेस को हर एक क्वार्टर, जो भी प्रीवियस ईयर का क्वार्टर होगा उसके कंपैरिजन में। सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर क्या होता है? सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर के लिए IIBF के थ्रू एक कोर्स होता है। उसके बाद क्या होता है कि बैंक को अगर मान लीजिए इतनी नॉलेज नहीं भी है तो सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर की हेल्प से, ये सिडबी ने 2017 में ये फैसिलिटी शुरू करी थी, ये जो प्रोसेस था स्कीम को शुरू किया था। जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक प्रॉपर्ली एक रिपोर्ट बना के, जैसे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है जो CA बना के देता है ना, उसी तरह सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर MSME संबंधित जो भी प्रोजेक्ट होंगे उनकी प्रॉपर रिपोर्ट बनाकर बैंक को सबमिट कर देते हैं, जिससे कि बैंक के लिए क्रेडिट संबंधित जो डिसीजन लेना होता है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। डिलेड पेमेंट्स के लिए एक फैसिलिटी बनाई गई थी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट जो था, इन्होंने जो जब भाई आपने सामान बेचा उसके बाद रूल ये है कि मैक्स टू मैक्स 45 दिन के अंदर कस्टमर जो सेलर है उसको पैसा मिल जाना चाहिए। अगर उसको पैसा नहीं मिल रहा है तो डिलेड पेमेंट के केस में वो कस्टमर जो सेलर है वो कंप्लेन कर सकता है, और उसके बाद जो बायर है उसको बैंक रेट का 3 गुना जो होगा ब्याज वो कस्टमर को, वो सेलर को देना पड़ेगा। ये रूल है इसका। ठीक है, इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया, उस पर कंप्लेंट करनी होती है। MSME समाधान क्या है? इसी पे जाके कंप्लेंट करनी होती है, यही पोर्टल बनाया गया MSME समाधान। ठीक है, इसके ट्रेड्स क्या होते हैं? ट्रेड्स बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो में जाके इसको सर्च कर लीजिएगा, चैनल पे मिल जाएगा आपको। ट्रेड्स में क्या होता है? एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें कि सेलर, बायर और फाइनेंसर ये तीनों लोग रहते हैं, उसके ऊपर पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब सेलर ने कोई चीज़ बेची, बजाय बैंक जाने के कि भाई हमने ये मान लीजिए 100 करोड़ रुपये का सामान बेचा है लेकिन पेमेंट 3 महीने बाद आएगा, वो गया ट्रेड्स पे गया और उसने जाकर के वो अपनी रिसीट अपलोड कर दी। वो रिसीट जो बायर है वो वेरीफाई कर दिया कि हाँ भाई हमने लिया और रिसीट हमें प्राप्त हुई है, लेकिन हम पैसा 3 महीने बाद देंगे। तो वो जो 3 महीने का टाइम है उस बीच में कोई भी फाइनेंसर जो फोरफिटिंग वगैरह काम होता है ना, जो फैक्टरिंग वगैरह काम, वो फैक्टरिंग यूनिट उसमें इंटर करेगी, और जो सेलर है उसको 100 करोड़ के बदले सपोज 95 करोड़ या 98 करोड़ मतलब एक चार्ज काट करके उसको पेमेंट कर देगी। ठीक है, तो मतलब उसने अपने जो बिल्स थे उनको डिस्काउंट कर लिया। इसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट सिस्टम। ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, आप चाहें तो उसको डिटेल में जाके देख सकते हैं। क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम होती है, आपको पता है CDC CGT MSE वगैरह होती है, ठीक उसी तरह से होती है। लेकिन CGS 1 जो है ये पहले का है तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें गारंटी का जो एक्सटेंट होता है वो देख लीजिए 85% और 75% बेसिकली चलता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वगैरह रहता है उसमें 80% रहता है। जो रिटेल ट्रेड होता है 50% होता है, जो अन्य कैटेगरी होती है उनमें 75% होता है। ये किया गया, ठीक है। लेकिन अभी रेलेवेंट नहीं आता क्योंकि अब CGT MSE ज़्यादा आता है एग्जाम में, ये अब नहीं आता है, और CGP FMU भी खूब आता है। ठीक है, क्रेडिट गारंटी फंड इसके आदि है। CGS 2 अब आ गया है, ये भी फंड और नॉन फंड दोनों बेसिस पे चलता है। कोई भी कलाकार का होगा तो उस पर ये गारंटी अप्लाई होगी। सिंगल एलिजिबल बोरोर जो है उसकी लिमिट कितनी है? 200 लाख यानी 2 करोड़ तक करी गई है। और जो रिटेल ट्रेड फैसिलिटी संबंधित है उनकी लिमिट है 1 करोड़ 100 लाख तक की लिमिट है उनकी। PM स्वनिधि 2.0 स्कीम जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ये जो स्कीम है ये 1 जून 2020 को शुरू करी गई थी। आपको पता है 3 ट्रांच रहते हैं इसमें। पहले बार में 10,000, फिर 20,000 और उसके बाद 50,000 का लोन दिया जाता है। रीपेमेंट पीरियड 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का रहता है। इसमें किसी प्रकार का ब्याज नहीं होगा अगर सही से जमा हो रहा है। 7% की इसमें वैसे सब्सिडी रहती है, जो आता है, जो इंटरेस्ट सब्सिडी आती है वो 7% की आती है। इसमें क्रेडिट गारंटी भी रहेगी यदि लोन जो है वो NPA ना हो तो। अब इसमें कुछ रिवाइज करी गई, जैसे इफ जो गारंटी कवर है चेंज किया गया। पहले 12.57% था, अब 31.875% कर दिया गया फर्स्ट लोन के लिए, और सेकंड और थर्ड लोन के लिए घटा दिया गया। पहले 12.57 था, 8.25, और पहले 12.5 को अब 6% कर दिया गया। इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी है? 7% पर एनम। अब आते हैं CGSCL यानी क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर को लेंडिंग। को लेंडिंग वाले मॉडल हमने भी पढ़ा है, जो NBFCs के साथ मिल करके बैंक्स जो लोन देते हैं ना उसको को लेंडिंग मॉडल कहते हैं। तो उसमें भी गारंटी कवर रहता है, ठीक है। तो उसके लेकिन 2 मॉडल होते हैं। पहला मॉडल होता है जो ऑप्शन मॉडल 1 है, उसमें जॉइंट लेंडिंग रहती है बैंक और NBFC की। और मॉडल 2 है जो उसमें डायरेक्ट असाइनमेंट रहता है, मतलब कि जो मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन हैं, MLIs जो हैं, जो कि CGT MSE के साथ रजिस्टर हैं, CGS 1 या CGS 2 के द्वारा, वो डायरेक्ट अभी लेंडिंग कर सकते हैं। ये दूसरा मॉडल होता है। टेन्योर ऑफ गारंटी कवर कितना बताया?
जाएगा जब भी गारंटी पैसा कटेगा, मतलब वहाँ से लेके 5 साल तक का गारंटी कवर दिया जाता है। हाँ, ये शर्त होती है कि जब गारंटी का पैसा काटा जा रहा है, मतलब गारंटी कवर की जा रही है, उस टाइम पर लोन जो है वो एनपीए नहीं होना चाहिए और SMA 2 कैटेगरी में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, SMA 0 1 हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली 5 साल का है और 5 साल के बाद भी कैपिटल फंड मतलब वर्किंग कैपिटल चलती जा रही है तो उसको रिन्यू भी किया जाता है अगले 5 साल के लिए, या जो भी टाइम बढ़ाया जाए उसके लिए। एलिजिबिलिटी क्या है, जो क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सटेंड करी जाएंगी मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा, वो सिंगल जो बोरोवर है उस केस में एमएससी सेक्टर को 2 करोड़ से ज़्यादा का आप कवर नहीं दे सकते, और जो रिटेल वाला अनसिक्योर्ड क्रेडिट फैसिलिटी उसमें 1 करोड़ की लिमिट है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। ये फीस बताई गई है कि अगर 5 लाख तक का लोन है तो फीस कितनी हो गारंटी की 1%, 5 से 10 लाख है तो 1.25%, 10 लाख से ऊपर है तो 1.5%। क्रेडिट फैसिलिटी नॉट कवर्ड, सीजीटी एमएससी के अंतर्गत कौन कौन सी फैसिलिटीज कवर नहीं होती हैं, वो जो कि डीआईसीजीसी यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन या आरबीआई द्वारा कवर है, वो सीजीटी एमएससी में कवर नहीं होंगी। अन्य किसी इंश्योरेंस या थर्ड पार्टी गारंटी से कोई लोन कवर है तो वो कवर नहीं होगा। मुद्रा गारंटी स्कीम से कवर है तो भी वो कवर नहीं होगा। कोई अन्य जो अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट्स उसके आरबीआई के हिसाब से नहीं किए गए तो भी वो लोन इसमें कवर नहीं होगा इस गारंटी में। अगर मान लीजिए किसी में कोलेट्रल सिक्योरिटी या थर्ड पार्टी गारंटी ले ली गई तो भी सीजीटी एमएससी में कवर नहीं होगा। क्लेम अंडर सीजीटी एमएससी स्कीम्स, जो मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं जब उन्हें जब भी ये लोन एनपीए हो जाता है तो उस क्वार्टर के खत्म होने से पहले उन्हें इन्फॉर्म करना होता है सीजीटी एमएससी अथॉरिटीज़ को। जो गारंटी है वो एनपीए होने के बाद 3 साल के अंदर इन्वोक करी जा सकती है, इसका लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। जो ट्रस्ट है वो गारंटी इन्वोक करते ही 30 दिन के अंदर 75% अमाउंट दे देती है और बचा हुआ 25% वो तब देती है जब ये पूरी डिग्री का टाइम खत्म हो जाता है, मतलब लोन का अमाउंट का जो टाइम है पूरा वो खत्म हो जाता है तब देता है बचा हुआ पैसा। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच जो है उसका क्या मतलब है, क्लस्टर्स का मतलब होता है कि जैसे कि एक प्रकार की एक्टिविटीज़ जहाँ बहुत सारी हो रही हैं उसको एक क्लस्टर मान लेगा, मतलब कई सारे मान लीजिए कहीं कोई एरिया वहाँ बहुत सारा टायरों का काम होता है, नए टायर बनते हैं, लाइक टायर की फैक्ट्री है या नट बोल्ट बनाए जाते हैं, तो उनको क्या करेंगे वो एक क्लस्टर मान लेंगे कि टायर क्लस्टर है पूरा ये, ठीक है, या इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, तो उस क्लस्टर के हिसाब से लोन दिए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो लीड बैंक होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का वो हर एक क्लस्टर को अडॉप्ट कर लेता है, मतलब मान लीजिए 10 क्लस्टर उसमें एक क्लस्टर उसने कि इस क्लस्टर का ध्यान हम रखेंगे उसको लोन हम देंगे, तो उससे वो अच्छा फलता फूलता है। ठीक है, एमएसएमई को लोन देने के लिए क्या कुछ कॉमन गाइडलाइंस है वो देख लीजिए। पहली बात तो जब भी लोन एप्लीकेशन एमएसएमई संबंधित आपके पास आएगी तो आपको उसको एक्नॉलेजमेंट देना है, कोलेट्रल नहीं लेना है 10 लाख तक के लोन के लिए, 10 लाख से ऊपर है तो कोलेट्रल लेना है। कॉम्पोजिट लोन का मतलब क्या है कि 1 करोड़ तक की लिमिट के लिए वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन का जो कॉम्पोजिट बनाया जाता है। ठीक है, और जो उसके बाद क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम्स भी इसमें रहती हैं कि अगर 1 करोड़ तक का लोन है तो उसमें क्रेडिट सब्सिडी जो है मान लीजिए 15% तक आ रही है, पीएमएजीपी वगैरह में जैसा होता है, और जो सब्सिडी का बेसिस रहेगा बेसिकली वो प्लांट और मशीनरी रहेगा, लोन अमाउंट नहीं रहेगा। ये नहीं कि 1 करोड़ का लोन है तो 15% आएगा, जितने का प्लांट मशीनरी उसके हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, इसमें सिडबी और नाबार्ड वगैरह इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं। इसके बाद रिवाइवल और रिहेबिलिटेशन ऑफ एमएसएमई के लिए फ्रेमवर्क शुरू किया गया, कब 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने शुरू किया था फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एमएसएमई। इस रिवाइवल के लिए जो 25 करोड़ से ऊपर की यूनिट्स थी उनको रिवाइव करने के लिए काम किया गया था। ठीक है, मतलब स्कीम शुरू की गई थी। साथ ही साथ हर पब्लिक सेक्टर बैंक को ये भी एडवाइस किया जाता है कि वो कम से कम हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक एमएसएमई स्पेशलाइज्ड ब्रांच जरूर खोले, ठीक है, जिससे कि एमएसएमई सेक्टर ग्रो कर सके। विद दिस वी हैव कम टू एंड दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।